Hello students, our today's topic is menstruation cycle. The cyclic changes that occur in female gonads of primates is called menstruation cycle. Menstruation cycle क्या है? जो प्राइमेट्स हैं उनकी फीमेल्स के गोनेड्स में साइक्लिक चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को क्या कहते हैं? उनका जो पूरी एक सीरीज़ होती है चेंजेस की, उसको कहेंगे menstruation cycle. अब प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स ऑर्डर है ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर आएंगे ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज. इन सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट होता है. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होगा? एक सर्टन एज पे आके स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने को कहते हैं मेनार्की. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज में रिपीट होगा? 28 और 29 डेज में. एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंप्लीट होगा 28 और 29 डेज में, फिर रीस्टार्ट हो जाएगा, अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. तो साइकिल्स चलते रहते हैं जो कंप्लीट कितने टाइम पे होते हैं? 28 और 29 डेज में कंप्लीट होता है एक साइकिल. उसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है. अब इस साइकिल को अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 फेजेस में. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड follicular phase, third ovulatory phase and then luteal phase. कितने फेज हो जाएंगी? 4. menstruation phase, follicular phase and then आएगी ovulatory phase, then luteal phase. फिर नेक्स्ट साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और अगेन ये 4 फेजेस आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे. फर्स्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुएशन फेज. मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है? ये एक तो कितने टाइम तक, कितने डेज तक चलेगी? 3 to 5 डेज तक चलेगी. अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है, सबका डिस्टिंक्ट होता है. कॉमनली कितना टाइम तक चलेगी ये स्टेज? इस स्टेज को, इस फेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 to 5 डेज लग जाएंगे. मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, कब होगी ये? अपन ने पढ़ लिया ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन में जो सेकेंडरी oocyte है, जिसको ओवम ही रेफर कर देते हैं, वो रिलीज हो जाता है. अब उसकी रिलीज के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब तो उसमें आगे का डिवीजन हो जाएगा, ओवम या oocyte फॉर्म हो जाएगा. और उसके बाद जो मेल गैमेट है स्पर्म, उसका न्यूक्लियस और उस oocyte का या ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. डिप्लॉइड जाइगोट डिवाइड होगा. तो जितने भी डिवीजन होते हैं जाइगोट के आगे, जाइगोट जितनी भी बार डिवाइड होगा उन डिविजन्स को क्या कहेंगे? फिर क्लीवेज. और उसके बाद जाइगोट अटैच हो जाता है जो यूटेरस की वॉल है उससे. कहाँ चला जाएगा? वो ओविडक्ट से होता हुआ फर्टिलाइजेशन होगा हमेशा ओविडक्ट में. जो सेकेंडरी oocyte या ओवम है वो रिलीज हो गया ओवरीज से, और जो फेलोपियन डक्ट है या ओविडक्ट है उसके अंदर आ जाएगा. अब वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें आगे के इवेंट्स होंगे सारे जो अभी बताए. उसके बाद क्लीवेज जब हो जाएगा तो एक ग्रुप बन जाएगा सेल्स का, वो जाके कहाँ चला जाएगा? फिर वो यूटेरस में. यूटेरस में जाके वो ये जो यूटेरस की वॉल है, जो इनर लाइनिंग क्या होगी? एंडोमेट्रियम. उससे जाके अटैच हो जाएगा और आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा. अभी आगे डेवलपमेंट होगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए. तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उससे. तो इसके न्यूट्रिशन के लिए एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती है? बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, वेस्कुलर हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल पाए. बट मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो आगे का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और जो ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ वो डिग्रेड हो जाएगा या डेड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी. इम्प्लांटेशन, ये क्या होता है प्रोसेस? इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट, ये भी नहीं होगा. तो इसकी जो एंडोमेट्रियम है इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी. अब इस स्टेज में
जो फर्स्ट डे से लेके या तो 3 डेज़ या तो 5 डेज़ तक कंप्लीट होती है ये। इसमें क्या होगा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, पढ़ चुकी हूँ हार्मोन्स प्रीवियस क्लास में। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल, सिक्रेशन लेवल कम हो जाता है। कब होगा ये सारा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तब नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अपन एज्यूम कर रहे हैं एग रिलीज हो गया था, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना कम हो जाएगा। अब जैसे ही कम हो जाएगा तो अपन ने पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी। कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन कर रही थी, हमेशा कॉर्पस ल्यूटियम गोनेट की तरह वर्क करने लगती है, फिर हार्मोन सीक्रेट कर ग्लैंड की तरह वर्क करने लगती है, हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन। तो अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट करना स्टार्ट कर देगा, कि वो खुद ही सिग्नल देगा, वो खुद ही अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऑटोलाइसिस, यानी खुद ही अपना लाइसिस कर लेगी, खुद ही अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ वैसे कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को ही डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। अब डिग्रेड हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, एट द एंड बंद हो जाएगा। अब एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है जो थिक हो जाती है, वेस्कुलर हो जाती है बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ताकि वो ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए कौन सा हार्मोन ज़रूरी है, प्रोजेस्टेरोन। अब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो गई तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा और एंडोमेट्रियम फिर ऐसी कैसी बनी नहीं रह पाएगी, ये क्या होने लग जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, इसके जो टिश्यूज़ हैं वो टूट जाएंगे। और साथ में ही जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, जो एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, वो ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टिश्यूज़ जो ब्रेक डाउन हुए उनके पीसेस और ब्लड वो फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। कहाँ से, वेजिना से, वेजाइना जो है उस पार्ट से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यूटेरस है, यूटेरस पे है एंडोमेट्रियम, यूटेरस का जो एंड वाला पार्ट होता है उस क्या होता है, वेजाइना जो अटैच्ड होता है, एंड वाला पार्ट वेजाइना से अटैच्ड होता है। तो ब्लड एंड जो टिश्यूज़ हैं जो ब्रेक डाउन हुए एंडोमेट्रियम के, वो प्लस म्यूकस फ्लो और सीक्रेट होना, रिलीज़ होना स्टार्ट कर देगी वेजाइना के थ्रू। इसको कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी फ्लो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, मीन्सेस। जो एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ होते हैं उनको कहेंगे मीन्सेस। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा। और जो ओवम था या जो सेकेंडरी ओसाइट था, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो भी ऑटोलाइसिस की वजह से खुद ही डिग्रेड हो जाएगा या फिर डेड होगा। ये जो फेज़ है ये है मेंस्ट्रुएशन फेज़। क्या क्या हुआ इसमें, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी होगी ये। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कम हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम ऑटोलाइसिस के थ्रू खुद को डिग्रेड कर देगी, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख पाएगी, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी और सारा जो ये मटेरियल है वो रिलीज हो जाएगा थ्रू वेजाइना, जिसको कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। कब तक चलेगा ये, जब ये स्टार्ट होगा, जब रिलीज स्टार्ट होगा वो होगा डे 1। उसके बाद कब तक रिलीज या फ्लो स्टार्ट रहेगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट रहेगा, होता रहेगा 3 to 5 डेज तक होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो फेज़ आएगी, नेक्स्ट फेज़ जो आएगी वो होगी फॉलिकुलर फेज़।
फॉलिकुलर फेज चलती है 14 डेज तक। तो ये यहाँ से ये 3 to 5 डेज तक चलेगा। इसके बाद से कौन सी 14 डेज तक, ये यहाँ पे 14 डेज तक कौन सी चलेगी, फॉलिकुलर फेज, है ना। फर्स्ट डे से काउंट करते हैं, फर्स्ट डे से लेके 14 डे तक कौन सी चलेगी, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, अब ओवम तो पहले वाला तो रिलीज़ हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब दोबारा डेवलप हो। नेक्स्ट जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में प्रेजेंट होते हैं फीमेल की। और वो हर साइकिल में, जब हर साइकिल की जो फॉलिकुलर स्टेज है उसमें क्या होगा, कुछ फॉलिकल्स, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत से करेंगे, बट उसमें से मैच्योर कौन कितने हो पाते हैं, सिर्फ एक, मोस्टली कॉमन केसेस में एक ही जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो पाता है सक्सेसफुली। स्टार्ट तो बहुत से करते हैं, पर एक ही एंड स्टेज है उसकी, ग्राफियन फॉलिकल उस स्टेज तक पहुंच पाता है जनरली, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल्स का, और क्या बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। 14 डेज तक डेवलपमेंट होगा स्टार्टिंग से, धीरे 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 प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाएगी इसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। अब इस टाइम पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स हैं, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। दोनों ही हार्मोन्स का जो अमाउंट है, वो सिक्रेशन है, वो इंक्रीज होता जाता है, दोनों सिक्रेट होंगे। साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सिक्रेट करती हैं, जो फॉलिकल्स होती हैं वही सिक्रेट करती हैं। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते जाएंगी वैसे वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रेट होने लगेगा। तो फॉलिकुलर स्टेज में क्या होगा, फॉलिकल डेवलप होगी, ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म कर देगी, और गोनाडोट्रोपिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन जो किससे सीक्रेट होगा, फॉलिकल से, उनका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इतना होगा फॉलिकुलर फेज में 14 डेज तक। इसके बाद 14th डे पर, मोस्टली 14th डे पे, अगर अपन साइकिल मान रहे हैं कितने डेज का, 28 डेज का मान रहे हैं, तो 14th डे पर कौन सी फेज आएगी, ओव्यूलेटरी फेज। तो ये यहाँ पे डायग्राम में इसको लिखना, डायग्राम में इसको मेंशन करना, कौन सी फेज है, ओव्यूलेटरी फेज। जब नोट्स बनाओ तो डायग्राम में मेंशन करना, यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज। तो 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन, ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई थी 14 डेज तक, उसके बाद रप्चर हो जाएगी और क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, जिसको कहेंगे ओव्यूलेशन। अब किस वजह से होता है, एकदम से 14th डे पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा था, फॉलिकुलर फेज में भी रिलीज़ हो ही रहा था, बट अचानक इसका जो सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रैपिड इंक्रीज़ को और उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाने को साइकिल की मिडल में इसको कहेंगे एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज की वजह से क्या होगा, जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी और रिलीज़ कर देगी ओवम को। ठीक है, ये वाली जो फेज है सिर्फ 1 डे तक ही रहती है, ये एक दिन में हो जाता है, इसको कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज। फिर आएगी नेक्स्ट ल्यूटियल फेज। अब आगे के जो 14 डेज है, अपन 28 डेज का मान रहे हैं, तो आगे के जो 14 डेज हैं वहाँ कौन सी फेज चलेगी, ल्यूटियल फेज। हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, फिक्स 28 डेज का ज़रूरी नहीं है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अपन मान रहे हैं 28 डेज का एवरेज ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 14th डे पे तो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे के 14 डेज कौन सी फेज चलेगी, ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद ये जो ग्राफिन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बचा वो डेवलप हो जाएगा, किसमें, वो क्या बना लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग इस पूरे टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के बाद से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो दोबारा से क्या होने लगती है, थिक होने लगती है, दोबारा से वेसिकुलर हो जाती है, थिक हो जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी थिकनेस को बनाए रखने का काम करेगा ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी
और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगी, जो ये जो थिक हो गई एंडोमेट्रियम इसको बनाए रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। अब ये एंडोमेट्रियम किस लिए चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम पर जो इम्प्लांटेशन होता है, जो एम्ब्रियो अटैच होता है वॉल से, उसको नरिश करने के लिए नेसेसरी है ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये जब तक होगी, जब तक चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता रहेगा प्रोजेस्टेरोन को, और एंडोमेट्रियम मेंटेन होकर रहेगी। पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाएगा, LH की लेवल दोबारा से कम हो जाएगा, एंड उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा और दोबारा से जो थिकनेस है वो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और दोबारा से ये थिन हो जाएगी लेयर। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस और फेजेस ऑफ मैचुरेशन साइकिल। अब क्या होगा इसके अंदर? तो टोटल 4 फेजेस हैं, मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज को और कहते हैं ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज that is also known as proliferative phase, ovulatory phase, luteal phase that is also known as secretory phase। तो फर्स्ट टाइम इनका ड्यूरेशन डायग्राम में चेंज करना है, यहाँ पे 1 to 4 डेज की जगह करना 3 to 5 डेज। ठीक है, 3 to 5 डेज तक चलती है ये वाली, एंड देन 5 to 14 डेज, फिर ये वाली यहाँ पे करना 14th डे। इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देना, यहाँ पे कर देना बीच में, इसको ऐड कर देना, ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, देन ल्यूटियल फेज, और 28th डे पर न्यू और 29th डे पर न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगा। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं इन स्टेजेस में, इन फेजेस में? तो फर्स्ट यूटेराइन वॉल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो यूटेराइन इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो मेंस्ट्रुएशन के पहले जो यूटेराइन वॉल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत सारी वेसल्स होती हैं, कुशन लाइक होती है, सॉफ्ट होती है, थिक होती है। तो स्टार्टिंग में तो होगी ये थिक, अब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा यानी वो डिग्रेड हो जाएगी, तो डिग्रेड होगी तो उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जैसे जैसे डिग्रेड होती जाएगी वैसे वैसे उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन के एंड तक तो उसकी थिकनेस होगी डिक्रीमेंट होगा थिकनेस में। देन फॉलिकुलर फेज में वो दोबारा बनना स्टार्ट कर देगी, दोबारा थिक होने लगेगी, वेस्कुलर होने लगेगी ज़्यादा। तो जैसे फॉलिकुलर स्टेज आगे बढ़ रही है वैसे ही वो थिक होती जा रही है। ठीक है, थिकनेस बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ल्यूटियल फेज के टाइम तक भी उसकी, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसलिए तब तक भी वो थिक होती रहती है। और प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट होगा ल्यूटियल फेज में, तो और अच्छे से वो मेंटेन होकर रहेगी। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर, तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बंद हो जाएगा और वो दोबारा से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगा और दोबारा से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में डिक्रीज़ होती है, देन फॉलिकुलर टू ल्यूटियल फेज तक वो उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये तो चेंजेस आते हैं यूटेराइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में। देन ओवेरियन हार्मोन, ओवेरीज से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉलिकल से सीक्रेट होता है, और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है। तो एस्ट्रोजन का अमाउंट मेंस्ट्रुएशन फेज में कम रहता है, देन फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता जाता है, और जो ओव्यूलेटरी फेज है इसमें भी वो इंक्रीज ही रहता है, इंक्रीज लेवल ही रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन फेज में कम है, देन इंक्रीज हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, देन अगेन ओव्यूलेटरी फेज के बाद दोबारा डिक्रीज हो जाता है थोड़ा, और ल्यूटियल फेज की थोड़ा एंड में जाके दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों हॉर्मोन्स ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। तो एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन फेज में तो कम है, फॉलिकुलर फेज की टाइम पर इंक्रीज होता जा रहा है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद दोबारा डिक्रीज हो गया,
एंड ल्यूटियल फेज की थोड़ा बाद में स्टार्ट होने की थोड़ा बाद में दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। और दोबारा जब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होगी नेक्स्ट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोबारा से वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का भी पहले ही बहुत कम है, कब इंक्रीज होगा इसका, कम ही रहता है फॉलिकुलर स्टेज तक, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना ही नहीं। अब जैसे ही ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज, तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा किसमें, ल्यूटियल फेज। अब मान लो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके ना। ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट जो फॉलिकल है और जो नेक्स्ट साइकिल के लिए जो फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट, और वो डेवलप होती जाती हैं, फॉलिकुलर फेज में अच्छे से डेवलप होती हैं वो, और फॉलिकुलर फेज के एंड में क्या बना लेती हैं, ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म कर लेती हैं। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हो जाएगा, देन ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, जो स्टार्ट में तो अच्छा रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट करेगा, पर धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी की वजह से डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा, और जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो मेंटेन होकर नहीं रह पाएगी। अब इसका जो है डिग्रेडेशन, डिजेनरेशन हर स्टेज में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो तब भी होगा, नहीं हो तब भी होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब तो इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होगा और एंडोमेट्रियम मेंटेन होकर नहीं रह पाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। बट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी का पीरियड आएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी बट ये होगी तो डिग्रेड ही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज ही होते हैं और इसकी वजह से ये डिग्रेड ही होती है। अब प्रोजेस्टेरोन अगर ये नहीं बनाती तो ये एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्रेक डाउन हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगी जब अटैचमेंट होगा एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम से। फिर प्लेसेंटा क्या स्टार्ट कर देगी, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देगी, वो भी ग्लैंड की तरह वर्क करेगी और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टार्ट कर देगी। फिर वो जो प्रोजेस्टेरोन है वो इस एंडोमेट्रियम की थिक लेयर को मेंटेन करने का काम करेगा। तो इसको थिकनेस को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन तो चाहिए, बस उसका सोर्स चेंज हो जाता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो कौन मेंटेन करके रखेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा वो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन मेंटेन करके रखेगा, प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा वो। और अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कोई सोर्स ही नहीं बचेगा उसको मेंटेन करके रखने के लिए, और वो डिग्रेड हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। नाउ पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट होते हैं उनका क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है मेंस्ट्रुअल फेज में भी रहेगा, फॉलिकुलर फेज की मिड में इंक्रीज हो जाएगा उसका अमाउंट, जो ओव्यूलेटरी फेज है उसमें मैक्सिमम होगा, देन दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा। किसका, FSH का, ये वाला है ना, ये वाला FSH स्टार्टिंग में है, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज में ज़्यादा हो गया, एकदम से इंक्रीज हो गया, देन दोबारा नॉर्मल। मैक्सिमम कब होगा, ओव्यूलेटरी फेज में, उसके बाद भी बहुत कम नहीं होगा, नॉर्मल अमाउंट उसका रहेगा FSH का। LH मेंस्ट्रुएशन फेज में बहुत कम हो जाएगा, FSH से कम है LH किसमें, मेंस्ट्रुएशन फेज में, तभी फिर कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगी और प्रोजेस्टेरोन फॉर्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद फॉलिकुलर स्टेज के थ्रू ये इंक्रीज होता जाएगा और ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको कहेंगे LH सर्ज। उसके बाद ये अगेन ल्यूटियल फेज में डिक्रीज हो जाएगा पर पूरा बहुत कम नहीं होगा, डिक्रीज हो गया बट बहुत कम नहीं है। उसके बाद दोबारा से जब मेंस्ट्रुएशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, तो दोबारा से इसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से
कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा और नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुएशन का बिगिन हो जाएगा। सो ये हैं चेंजेस जो आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये सारा ठीक है, इसको ऐसे कैसे ही नोट करना। इसको कर देना 3 to 5। फॉलिकुलर फेज को थोड़ा शिफ्ट कर देना इस साइड पे ताकि ओव्यूलेटरी फेज के लिए स्पेस आ जाए। और ओव्यूलेटरी फेज है ये जो सेंटर वाला 14th डे जो है ये पूरा क्या है, ओव्यूलेटरी फेज है, जिसके नीचे कर देना ओव्यूलेटरी फेज 14th डे। उसके बाद ल्यूटियल फेज आई जाएगी 15 to 28 डेज और ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगा। अभी 28 के बाद फर्स्ट डे आ सकता है, या फिर अगर किसी में 29 का हो तो 29th डे आएगा, देन फर्स्ट डे आएगा। किसी में कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होता, जनरल केसेस में कम ही होता है। अब एक चीज़, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये कब स्टार्ट होगा, एक सर्टेन एज पे आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होगा ये। उसके स्टार्ट होने को तो कह रहे हैं अपन मीनात। अब अगर वो स्टॉप हो जाए, एक तो होता है वो टेम्पररी स्टॉप, अगर क्या हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद प्रेगनेंसी की फेज़ आएगी, पीरियड आएगा, उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, शो नहीं होगा, ठीक है। वो मेंटेन होकर ही रहेगी एंडोमेट्रियम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद पीरियड आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता। लैक्टेशन पीरियड ओवर होने के बाद या उसके थोड़े टाइम बाद ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा बिगिन होगा। इसलिए टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे। अब परमानेंटली इसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। बट परमानेंटली कब स्टॉप होगा, 50 ईयर्स की एज पे। फीमेल जब 50 ईयर्स की हो जाएंगी, अप्रॉक्स या एवरेज है मान लो, इससे कम पे भी हो सकता है, उसके बाद ही परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। फिर सारी जो भी ओवरी में फॉलिकल्स थी, जो 60 to 80,000 जो फॉलिकल्स थी, सारी ही यूज़ में आ जाती हैं, सारी ही डेवलप करती हैं। उनमें से सारी ग्राफियन स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। हर मंथ सिर्फ एक, या हर साइकिल में सिर्फ एक मोस्टली ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर स्टेज तक पहुंच पाती है। तो 50 ईयर्स की एज तक आधी तो वेस्ट रह जाती हैं, जो अपना वर्क पूरा ही नहीं कर पाती, और आधी जो है पर मंथ 1 मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कर लेती है। तो ऐसा करते करते 50 ईयर्स की एज तक सारी जो भी ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो सारी यूज अप हो जाती हैं, उनको सारी यूज़ में आ जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इससे फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टॉप हो जाता है परमानेंटली। कितनी एज पर, 50 ईयर्स की एज पर, जिसको कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, स्टॉप, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स। अब ये टेम्परेरी स्टॉप हो रहा है एक तो कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में और लैक्टेशन की कंडीशन में। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसको इंडिकेट करता है, ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, स्टॉप हो जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। पर ज़रूरी नहीं है हर केस में ये प्रेगनेंसी को ही शो करे। कभी कभी स्ट्रेस या पुअर हेल्थ या फिर अदर जो भी कंडीशंस होती हैं उसके वजह से भी थोड़ा लेट हो सकता है या स्टॉप हो सकता है टेम्परेरीली मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये वैलिड प्रूफ नहीं है प्रेगनेंसी का, बट हाँ इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को।